हेलो हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आप सब लोग कैसे हो और आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? कुछ लोग विनीत कुमार, मनीष रंजन, सोनू भट्ट, रुचि श्रीवास्तव, कुमार प्रभु, पूजा, अंजू, विनय पवार, अजय कुमार, देवारसी, करण। एक बात मैं कहना चाहता हूं आपसे कि जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूं उसे ध्यान से समझना है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके मेंस के प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। मैं वो सोच डेवलप कर दूंगा कि किस दिशा में सोचना है और करंट की जो घटनाएं हैं उसे संविधान से कैसे इंटरलिंक करना है। चलो हम बात करते हैं। कल जो हमारी क्लास हुई थी, कल के क्लास में हमने ये देखा कि मौलिक अधिकार का अर्थ क्या है, आखिर संविधान सभा ने मौलिक अधिकार को क्यों स्वीकार किया, और तीसरी चीज संविधान में से जगह क्यों दी गई। फिर अगला प्रश्न कि जब हम मौलिक अधिकार की व्याख्या करते हैं तो नवीन व्याख्या का मुद्दा उठा, और जब नवीन व्याख्या की बात की गई तो दो महत्वपूर्ण बातों पर बल दिया गया। पहली चीज, मौलिक अधिकारों की विस्तृत व्याख्या की बात की गई, और दूसरी बात कि मानवाधिकार पर सबसे ज्यादा बल दिया गया। आपसे सिंपल प्रश्न ये पूछेगा कि मौलिक अधिकार मानवाधिकार को प्रतिबिंबित करता है, टिप्पणी करें। एक सिंपल प्रश्न पूछा जा सकता है जिसकी चर्चा चल के हम लोग आगे करेंगे। हमेशा ध्यान देना इस बात को। आज हम बात करेंगे कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की कसौटी क्या है। इसे ध्यान से समझना है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है या बहुत ही रुचिकर टॉपिक है या। देखो, ये कहा जाए मौलिक अधिकार के उल्लंघन की कसौटी या मानक की बात करें, इसका अर्थ यह है हम यह किस आधार पर कह सकते हैं कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। एक बात याद रखना है कि आपको अपने आंसर में सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजन का उल्लेख करना होगा। उल्लेख, और जहां जहां जरूरत होगी मैं बताऊंगा आर्टिकल का उल्लेख करना है कि फला आर्टिकल में यह कहा गया है। एक बात याद रखना, मौलिक अधिकार के उल्लंघन की कसौटी या मानक की बात करें, किस आधार पर कहा जा सकता है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ। तो गोपालनवाद की बात करें, गोपालनवाद में न्यायालय ने यह कहा कि किसी विधि से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है या नहीं, यह जानने का आधार विधि का सार तत्व है। न्यायालय ने यह कहा, वाद में न्यायालय ने कहा कि किसी विधि से मौलिक अधिकार के उल्लंघन को जानने के लिए विधि के सार तत्व पर ध्यान देना चाहिए। एक बात याद रखना है
गोपालनवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि किसी विधि से मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को जानने के लिए विधि के सार तत्व इसेंस की बात करें, अर्थात वह इसेंस की पूरी बात ध्यान देना हमेशा कि कानून का जो सार है उसका उद्देश्य जन कल्याण है और फिर व्यक्तिगत हित है। यदि कानून का सार ऐसा है जिससे जन कल्याण को प्रोत्साहन मिलता है, सामाजिक हित का कल्याण होता है, तो व्यक्तिगत हित की भले ही उपेक्षा हो जाए पर सामाजिक हित का कल्याण होता है या सामाजिक हित का विकास होता है, तो यह माना जाएगा कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ। हमेशा ध्यान देना इस बात को। तो गोपालनवाद में सुप्रीम कोर्ट ने विधि के सार तत्व की बात की, उसने प्रत्यक्ष प्रभाव की बात नहीं की, ध्यान देना। लेकिन यह कहा जाता है, यह गोपालनवाद में बाद में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन को बदल दिया और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स की हम बात करें, न्यूज़पेपर्स वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि विधि के उल्लंघन, सारे मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की कसौटी का आधार विधि का सार तत्व नहीं बल्कि प्रत्यक्ष प्रभाव होना चाहिए। में न्यायालय ने यह कहा कि मौलिक अधिकार के उल्लंघन की कसौटी का आधार विधि का प्रत्यक्ष प्रभाव है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। गोपालनवाद में सुप्रीम कोर्ट ने विधि के सार तत्व की बात की, प्रत्यक्ष प्रभाव को उसने इग्नोर कर दिया, उसकी उपेक्षा कर दी। लेकिन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि विधि का सार तत्व नहीं बल्कि विधि के प्रत्यक्ष प्रभाव पर ध्यान देना चाहिए। प्रत्यक्ष प्रभाव की बात किया। और मेनका गांधी वाद की बात करें जो सबसे प्रसिद्ध वाद है, मेनका गांधी वाद में इसका समर्थन किया गया। वाद में समर्थन किया गया। ये सारी बातें चल के हम लोग आगे पढ़ेंगे। कारण ये कि जो मेनका गांधी वाद है उसमें सुप्रीम कोर्ट के अनेक ऐसे डिसीजन हैं जिससे मौलिक अधिकारों की दिशा और दिशा डायरेक्शन, दशा, सिचुएशन दोनों बदल गया। बल्कि यह कहा जाए कि मेनका गांधी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों का अत्यंत विस्तार कर दिया। इसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि मेनका गांधी वाद मौलिक अधिकारों के, ध्यान दो, मौलिक अधिकारों के विस्तार में एक बड़ी भूमिका निभाई। सिंपल प्रश्न ही पूछे जा सकते हैं आपसे। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रश्न कैसे बनेगा और कैसे आंसर चलेगा। एक सबसे बड़ी चीज तो यही है। फिर एक बड़ा सा प्रश्न उठा कि जब मौलिक अधिकारों की बात की गई, ध्यान देना इस बात को, जब मौलिक अधिकारों की बात की गई तो मौलिक अधिकार को कहा गया एब्सोल्यूट है ही नहीं। थोड़ा सा हम लोग कल के क्लास को रिपीट करेंगे। आत्यांतिक नहीं है। क्यों नहीं है? कहा गया निर्बंधन, रेस्ट्रिक्शन की बात की गई, कुछ प्रतिबंध लगाने की बात की गई है। आप ध्यान देना इस बात को। यह कहा गया था कि मौलिक अधिकार, इसको ध्यान से समझना इस बात को,
मौलिक अधिकार आत्यांतिक नहीं है। हमेशा ध्यान देना इस बात को। इसका मतलब यह है कि मौलिक अधिकारों पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। निर्बंधन का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन। प्रश्न यह उठता है, निर्बंधन क्यों लगाया जा सकता है? कल के क्लास हम लोग कर चुके हैं। सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए लगाने की बात तो की गई, पर अमेरिकी संविधान और भारतीय संविधान में एक अंतर है। भारतीय संविधान में जिन मौलिक अधिकारों की बात की गई है, वो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, पर अमेरिकी संविधान और भारतीय संविधान में बेसिक डिफरेंट क्या है? ध्यान देना इस बात को। इस निर्बंधन की बात तो की गई है, लेकिन अमेरिकी संविधान में जब मौलिक अधिकारों की बात की गई थी, तो मौलिक अधिकारों पर निर्बंधन, प्रतिबंध लगाने का आधार क्या होगा, मानक क्या होगा, यह अमेरिका के संविधान में बताया ही नहीं गया। बस अमेरिका के संविधान में केवल यह कहा गया कि मौलिक अधिकार हैं। अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकारों की बात की गई, किंतु मौलिक अधिकारों पर जब प्रतिबंध की बात करते हैं, निर्बंधन की बात करते हैं, तो अमेरिकी संविधान में निर्बंधन की बात की ही नहीं गई। परिणाम यह हुआ कि लोग मौलिक अधिकारों का मनमाना तरीके से प्रयोग करेंगे तो व्यक्ति और समाज दोनों का अहित हो जाएगा, उनका हित नहीं होगा। इसीलिए हमेशा ध्यान दें इस बात को कि मौलिक अधिकारों का हमेशा सभी के लिए उपयोग को संभव बनाने के लिए कहा गया था कि कुछ निर्बंधन लगाने की बात की गई थी, और निर्बंधन की व्याख्या पुलिस पावर के संदर्भ में राज शक्ति का सहारा लिया गया। इसको इस तरह समझो आप। हमेशा क्या कहा कि अमेरिकी संविधान की बात करें, हमेशा ध्यान दो, अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकार की बात तो की गई, है, किंतु निर्बंधन, हमेशा ध्यान दो इस बात को, निर्बंधन, प्रतिबंध का वर्णन नहीं किया गया, निर्बंधन का वर्णन नहीं किया गया। इसका मतलब यह है कि मौलिक अधिकारों पर जो प्रतिबंध लगेगा किन आधारों पर लगेगा। अब देखो, नहीं किया गया, परिणामतः अमेरिकी न्यायालय ने, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राज्य शक्ति मतलब पुलिस पावर के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ध्यान से सुने इस बात को, पूरी बात ध्यान देना। अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकारों की बात तो की गई, लेकिन मौलिक अधिकारों पर जब प्रतिबंध का वर्णन नहीं किया गया, कालांतर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, राज्य शक्ति की, पुलिस पावर की सिद्धांत को जन्म दिया। और एक चीज ध्यान दो, ये जो राज्य शक्ति है, राज्य शक्ति है, इसकी व्याख्या भी सुप्रीम कोर्ट करता है। इसकी व्याख्या अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाती है। इसका मतलब है राज्य शक्ति का अर्थ क्या है, ध्यान सुने इस बात को। इसकी व्याख्या अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई है।
अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लेकिन लगाएगा तो किस आधार पे, किस आधार पे? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा राजशक्ति के आधार पर, पुलिस पावर के आधार पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगेगा। लेकिन राजशक्ति क्या है, इसकी व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। मतलब राजशक्ति की व्याख्या संविधान में नहीं की गई है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ये बताता है कि राजशक्ति का आधार क्या है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सामाजिक सुरक्षा, शांति को बनाए रखने के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, इसलिए यह देखा जाता है कि हमेशा, इसे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट यह कहा कि सामाजिक सुरक्षा, हमेशा ध्यान दो, शांति के लिए मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। हमेशा ध्यान दो, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सामाजिक सुरक्षा और शांति के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे हाल ही में अमेरिका में एक की बात करें, अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के विरोध में हजारों लोग सरकार के विरोध में सड़कों पर उतर गए। अब सरकार क्या कर सकती थी? यदि अमेरिकी सरकार चाहे, स्वाभाविक है, या हम ये कहें सुप्रीम कोर्ट यदि चाहे तो सामाजिक सुरक्षा और शांति के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। पर एक बात याद रखना है कि मौलिक अधिकारों पर जो प्रतिबंध लगाने की बात की गई है, मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध जो लगाने की बात की गई है, वो अधिकार अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट को है, अमेरिकी सरकार के पास नहीं है। ध्यान सुनना इस बात को। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि मौलिक अधिकारों की व्याख्या भी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है, और मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट ये बताएगा कि मौलिक अधिकारों पर किस सीमा तक प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि जो मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार की बात करें, इसका कितना विस्तार होगा, इस पर प्रतिबंध किस सीमा तक लगेगा, ये डिसाइड करने का अधिकार, ये निर्णय करने का अधिकार अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के पास है। अब एक चीज सोचो, लेकिन हम भारतीय संविधान की बात करें, ध्यान देना इस बात को, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों पर निर्बंधन की बात की गई है, निर्बंधन की बात की गई है। अब एक चीज सोचो आप, लेकिन निर्बंधन और युक्त प्रतिबंध की जब बात करें, युक्त प्रतिबंध का वर्णन भी हमारे संविधान में किया गया है। हमेशा ध्यान दे इस बात को। हम भारतीय संविधान की बात करें, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों पर निर्बंधन और हमेशा युक्त प्रतिबंध के आधार का वर्णन संविधान में कर दिया गया है। जैसे अनुच्छेद 19 के खंड 2 से 6 में युक्त प्रतिबंध का
वर्णन किया गया है। ध्यान से सुनो इस बात को, हमेशा ध्यान दो। अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकार की बात की गई है, किंतु अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध की बात नहीं की गई है। ध्यान देना, अमेरिकी संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्बंधन पर बल दिया और निर्बंधन के लिए राज्य शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पूरी बात ध्यान देना, अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकार की बात तो की गई है, पर मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध, निर्बंधन का कोई आधार नहीं बताया गया है। दूसरी तरफ मौलिक अधिकारों पर निर्बंधन लगाने के संबंध में राज्य शक्ति, पुलिस पावर के सिद्धांत का प्रतिपादन सुप्रीम कोर्ट ने किया और सुप्रीम कोर्ट ये बताएगा कि मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध किस सीमा तक लागू होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है, न कि सरकार के पास। इसका मतलब यह कि अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट इतना पावरफुल है कि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकता है। और अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने, कि सामाजिक सुरक्षा और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि मौलिक अधिकारों को रेगुलेट करने का अधिकार तो सुप्रीम कोर्ट के पास है, लेकिन भारतीय संविधान में अलग अंतर है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों पर रेस्ट्रिक्शन, निर्बंधन की बात तो की गई है, लेकिन भारतीय संविधान में युक्त प्रतिबंध के आधार का वर्णन संविधान में कर दिया गया है। पूरी बात ध्यान देना, अमेरिकी संविधान में युक्त प्रतिबंध का वर्णन नहीं किया गया है, पर भारतीय संविधान में युक्त प्रतिबंध का वर्णन संविधान में किया गया है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 के खंड 2 से लेकर 6 में, ध्यान दो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 के खंड 2 से लेकर 6 में युक्त प्रतिबंध की बात की गई है। लेकिन एक बड़ा सा प्रश्न ये उठा, यह जो युक्त प्रतिबंध की बात की गई है, हमेशा ध्यान दो इस बात को, युक्त का मतलब होता है रीजनेबल, युक्त प्रतिबंध, हमेशा ध्यान दो इस बात को, प्रतिबंध की संवैधानिकता को जांचने का अधिकार सुप्रीम न्यायालय के पास है। ध्यान देना इस बात को, थोड़ा सा ध्यान देना इस बात को। हम लोग बात कर रहे थे कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की बात तो की गई है और मौलिक अधिकारों पर निर्बंधन की बात भी की गई है। ध्यान दो, और युक्त प्रतिबंध के आधार का वर्णन भी किया गया है कि किस आधार पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। जैसे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अनुच्छेद 19 के खंड 2 से 6 में युक्त प्रतिबंध का वर्णन किया गया है। क्या है आगे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो युक्त प्रतिबंध है, रीजनेबल जो रिस्ट्रिक्शन है, इसकी संवैधानिकता, इसकी तार्किकता को जांचने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। हमेशा ध्यान दें इस बात को, युक्त की व्याख्या करने का अधिकार भारतीय न्यायालय के पास है। अब अंतर ध्यान से सुनिए इस बात को, अमेरिका में मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध या युक्त प्रतिबंध या निर्बंधन लगाने का अधिकार अमेरिकी न्यायालय के पास है। निर्बंधन के आधार का वर्णन अमेरिकी संविधान में नहीं किया गया है, बल्कि न्यायालय लगाता है। पर भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों पर निर्बंधन लगाने का अधिकार का उल्लेख हुआ है। मतलब भारतीय संविधान में बता दिया गया है कि निर्बंधन किन किन आधारों पर लगाया जाएगा। हमेशा ध्यान दें इस बात को। लेकिन एक बात याद रखना, अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकारों पर निर्बंधन लगाने का अधिकार सरकार के पास नहीं है, पर भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों पर निर्बंधन लगाने का अधिकार सरकार के पास है।
लेकिन जिस युक्त प्रतिबंध की बात की गई है, उसकी व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। इसे सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? वाद एवं परिस्थितियों के अनुरूप उसकी व्याख्या करता है। यह अलग बात है कि जब युक्त की व्याख्या की जाएगी तो कुछ बातों को ध्यान में रखा जाएगा। नंबर 1, युक्त की व्याख्या परिस्थितियों के अनुरूप की जाएगी। 2, किसी न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर नहीं होगा। नंबर 3, सार्वजनिक हित का विचार इसमें निहित होगा, व्यक्तिगत हित का विचार निहित नहीं होगा। ये कुछ आधार बताए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने आधार बताया है, जिसकी चर्चा चल के मैं करूंगा मौलिक अधिकार की व्याख्या करते समय। अब एक प्रश्न, जब हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं तब मजा आएगा। ध्यान सुने इस बात को, हम जब मौलिक अधिकार की बात करते हैं, ये जो मौलिक अधिकार है राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। एक बात याद रखना है कि मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध है? तो कहा जाता है राज्य के विरुद्ध है। हमेशा ये जो मौलिक अधिकार है राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। इसका मतलब यही है कि मौलिक अधिकार राज्य से व्यक्ति की सुरक्षा करता है। इसका मतलब यह है कि मौलिक अधिकार राज्य से व्यक्ति की सुरक्षा करता है तथा, ध्यान दो, तथा व्यक्ति के विकास को प्रोत्साहित करता है। विकास को पूरी बात ध्यान देना, ये जो मौलिक अधिकार है ये राज्य से व्यक्ति की सुरक्षा करता है। क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। राज्य के विरुद्ध व्यक्ति की सुरक्षा की गारंटी देता है। ये राज्य के विरुद्ध देता है। पूरी बात ध्यान दो, इसका मतलब ये जो मौलिक अधिकार है राज्य से व्यक्ति की सुरक्षा करता है तथा व्यक्ति के विकास को प्रोत्साहित करता है। इस अगला क्वेश्चन उठेगा कि मौलिक अधिकार व्यक्ति के विरुद्ध नहीं, मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होता है। तो प्रश्न ये उठा कि राज्य क्या है? ध्यान देना इस बात को, बहुत ही मजा आएगा। अगला प्रश्न कि मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त तो है, तो प्रश्न ये उठा राज्य क्या है? हम ये कहते हैं, अगला प्रश्न, राज्य है क्या? हम किसे राज्य कहते हैं? राज्य कहलाने का आधार, हमेशा ध्यान दो इस बात को, राज्य की जो परिभाषा है अनुच्छेद 12 में दी गई है। इसका मतलब ये, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। थोड़ा सा इस शब्द को ध्यान देना क्योंकि कुछ ज्यादा ही टेक्निकल है। ये वर्ड शब्द कुछ टेक्निकल है, इसलिए इसको ध्यान से समझना। इस बात को देखो ध्यान से, मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। प्रश्न ये उठा राज्य क्या है? तो कहा गया अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 ये बताता है कि राज्य किसे कहते हैं। अब ध्यान सुनना, जब अनुच्छेद 12 की हम बात करते हैं, अनुच्छेद 12 में जब राज्य की परिभाषा की बात 12 की बात, तो अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य में कौन कौन आएगा? तो यह कहा जाता है केंद्रीय सरकार एवं संसद, राज्य सरकार एवं राज्य विधानमंडल, स्थानीय
प्राधिकारी, अंत में अन्य पूरी बात ध्यान देना इस बात को। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। तो अगला प्रश्न उठा, राज्य की परिभाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध गारंटी देता है। ये जो मौलिक अधिकार है राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, और जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि राज्य में कौन कौन आता है, तब तक हम ये दावा नहीं कर सकते कि ये लोग मेरे अधिकारों को छीनते हैं या मुझे इनसे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा दी जाए। इसलिए जब मौलिक अधिकारों की बात उठी तो राज्य को पहले परिभाषित किया गया। अब सोचो, अनुच्छेद 12 में जब राज्य की बात की गई तो कहता है केंद्रीय सरकार और संसद, राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल, स्थानीय हम प्राधिकारी की बात करें और अन्य प्राधिकारी की बात करें। इसको लेकर केंद्रीय सरकार और संसद, राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान देना इस बात को, केंद्रीय सरकार में कौन कौन आएगा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, ये सब केंद्रीय सरकार के पार्ट हैं। इसलिए सब के सब ये राज्य हैं। इसका मतलब है राष्ट्रपति भी राज्य है, पीएम भी राज्य है और मंत्री भी राज्य है। इसका अर्थ ये है मंत्री परिषद का प्रत्येक सदस्य राज्य है। और संसद की बात करें, हमेशा संसद में तीन बातें, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों आते हैं। तो लोकसभा भी राज्य है, राज्यसभा भी राज्य है और राष्ट्रपति भी राज्य है। अब एक चीज सोचो आप, यदि लोकसभा कोई आदेश देता है तो माना जाता है राज्य आदेश दे रहा है। यदि राज्यसभा कोई आदेश देता है तो माना जाता है कि राज्य आदेश दे रहा है। प्रत्येक मंत्री, पीएम और राष्ट्रपति के आदेश को राज्य का आदेश माना जाता है, क्योंकि ये सब के सब राज्य है। अब एक चीज सोचो, राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल की बात करें हम लोग। राज्य सरकार में सीएम, राज्यपाल और मंत्रिमंडल का या मंत्रिपरिषद का प्रत्येक सदस्य वो राज्य है। जैसे मैंने कहा, यूपी के सीएम, बिहार के सीएम या तमिलनाडु के सीएम या राज्यों के राज्यपाल, ये राज्य हैं। हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये सब राज्य हैं। हमेशा ध्यान दो इस बात को, प्रत्येक मंत्री राज्य है और राज्य विधानमंडल में चाहे विधान परिषद हो चाहे विधानसभा हो, ये सब राज्य हैं। इससे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनमें से कौन राज्य है? विवाद इन दोनों को लेकर नहीं है, विवाद है स्थानीय प्राधिकारी और अन्य अधिकारी की बात करें। अब एक चीज सोचो, प्राधिकारी का मतलब क्या होता है और स्थानीय प्राधिकारी का मतलब क्या होता है? यदि हम प्राधिकारी की बात करें तो कहा जाता है जिसे आदेश, अधिसूचना जारी करने का अधिकार है और उसे क्रियान्वित करने का अधिकार है, वो प्राधिकारी है। जिसे आदेश, अधिसूचना जारी करने का अधिकार है तथा उसे क्रियान्वित करने का अधिकार है, वह राज्य है। सॉरी, उसे प्राधिकारी कहते हैं। ध्यान से सुनने इस बात को, जब हम प्राधिकारी की बात करेंगे तो प्राधिकारी कहते किसे हैं? जिसे आदेश, अधिसूचना जारी करने का अधिकार है और उसे क्रियान्वित करने का भी अधिकार है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को कानून बनाने का अधिकार है, कोई अध्यादेश जारी करने का अधिकार है और उस कानूनों के क्रियान्वयन करने का अधिकार है, तो उसे कहा जाता है प्राधिकारी। अब हमेशा याद इस बात को,
प्राधिकारी की यह परिभाषा। लेकिन स्थानीय प्राधिकारी का मतलब क्या होता है? स्थानीय प्राधिकारी का मतलब है जिसे स्थानीय स्तर पर आदेश जारी करने, अधिसूचना जारी करने का अधिकार हो और स्थानीय स्तर पर उसे क्रियान्वित करने का अधिकार है, उसे कहते हैं स्थानीय प्राधिकारी। ध्यान देना, प्राधिकारी का अर्थ क्या है? जिसे आदेश, अधिसूचना जारी करने का अधिकार है और उसे क्रियान्वित करने का अधिकार है, उसे प्राधिकारी कहते हैं। अब सोचो, स्थानीय प्राधिकारी का मतलब क्या चीज है? जो स्थानीय स्तर पर आदेश और अधिसूचना जारी करता है और स्थानीय स्तर पर उसका क्रियान्वयन कराता है, उसे कहा जाता है स्थानीय प्राधिकारी। जैसे नगर पालिका, यह कहा जाए नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत की बात करें, जिला बोर्ड इत्यादि। सिंपल चीजें जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट को स्थानीय प्राधिकारी के तहत रखा जाता है। इसलिए पंचायतें भी राज्य हैं। ध्यान देना इस बात को। मैंने क्या कहा? नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत, जिला बोर्ड, छावनी बोर्ड जो स्थानीय स्तर पर आदेश जारी करते हैं और आदेशों का क्रियान्वयन कराते हैं, वो सब के सब राज्य हैं, सॉरी स्थानीय प्राधिकारी हैं। अब एक चीज सोचो आप, फिर एक प्रश्न, अन्य प्राधिकारी का मतलब क्या होता है? अन्य प्राधिकारी की यदि बात की जाए, हमेशा ध्यान दो, अन्य प्राधिकारी का मतलब क्या होता है? इसमें कौन आता है? जिसका गठन संविधान के द्वारा या अधिनियम के द्वारा हुआ हो। गठन संविधान द्वारा या संसदीय अधिनियम द्वारा हुआ हो, उसे अन्य प्राधिकारी कहते हैं। चाहे वह संप्रभुता का प्रयोग करे या ना करे। या ना करे, ध्यान देना, यहां कंफ्यूजन बहुत हो सकता है। अन्य प्राधिकारी का मतलब है जिसका गठन संविधान द्वारा या संसदीय अधिनियम द्वारा हो। संविधान द्वारा या संसदीय अधिनियम द्वारा हो, इसका मतलब है उस सारे ऑर्गेनाइजेशन जिसका गठन संविधान द्वारा हुआ है, जिनका उल्लेख संविधान में हुआ है, वो सब के सब अन्य प्राधिकारी के तहत आते हैं। तो जिसका गठन संविधान के द्वारा हुआ है या संसदीय अधिनियम के द्वारा हुआ है या कानून के द्वारा हुआ है, वो सब के सब अन्य प्राधिकारी के तहत आएंगे। जैसे मैंने ये कहा, संविधान द्वारा हम द्वारा गठित की बात करें, फॉर एग्जाम्पल निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, भाषा आयोग, ये तमाम चीजों की बात करें जिसका गठन संविधान के द्वारा हुआ है। एक बात याद रखना है, सीएजी की बात करें या अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, पिछड़ा आयोग, ये जितने आयोग हैं, पूरी बात ध्यान देना, ये जितने आयोग हैं, लोक सेवा आयोग, राज्य सेवा आयोग, राज्य आयोग की बात करें, संविधान द्वारा गठित ये सारे जो आयोग हैं, ये सब के सब अन्य प्राधिकारी के तहत आते हैं और अन्य प्राधिकारी राज्य है।
इसे यह कहा जाता है कि निर्वाचन आयोग, हमेशा ध्यान दो, लोक सेवा आयोग, राज्य सेवा आयोग, वित्त आयोग, भाषा आयोग, CAG, जिसका गठन संविधान द्वारा हुआ है, ये सब के सब अन्य प्राधिकारी के तहत आते हैं। ये सब के सब राज्य हैं। एक बात याद रखना, लेकिन जिनका संसदीय अधिनियम के द्वारा गठन हुआ है वो भी राज्य है। संसदीय अधिनियम के द्वारा गठित हर संस्था राज्य है। हमेशा ध्यान देने इस बात को। या जिसे संसदीय अधिनियम के द्वारा मान्यता दी गई है वह भी राज्य है। फॉर एग्जाम्पल, लोकपाल, लोकायुक्त एक राज्य है। क्यों? लोकपाल और लोकायुक्त ये भी अन्य प्राधिकारी के तहत आता है, क्योंकि इनका गठन संसदीय अधिनियम के तहत हुआ है। जितने भी हमारे बैंक हैं, जो सरकारी बैंक है जिनका गठन संसदीय अधिनियम के तहत हुआ है, वो सब राज्य हैं। इसका ध्यान दो इस बात को। यह कहा जाता है कि संसदीय अधिनियम के द्वारा गठित हमेशा ध्यान दो, आयोग एवं संस्था आयोग, बोर्ड एवं संस्था भी अन्य प्राधिकारी के तहत आते हैं। हमेशा संसदीय अधिनियम के द्वारा गठित आयोग, बोर्ड, संस्था भी अन्य प्राधिकारी के तहत आते हैं, क्योंकि परिभाषा में क्या दिया गया है? संविधान द्वारा या संसदीय अधिनियम द्वारा हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, HPCL, BPCL, जितने भी बैंक हैं जिनका गठन संसदीय अधिनियम के तहत हुआ है, वो सब के सब राज्य है, क्योंकि सब के सब अन्य प्राधिकारी के तहत आते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आपसे मैं, जिसे एक ध्यान देने इस बात को। ने ये कहा ONGC, ऑल इंडिया नेचुरल, हम गैस की बात करें, ONGC एक राज्य है, गेल एक राज्य है, क्योंकि सब के सब अन्य प्राधिकारी के तहत आते हैं। HPCL, BPCL, जिनका गठन सदन के पटल पर यह संसदीय अधिनियम के तहत हुआ है, ये सब के सब राज्य हैं। जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है वो राज्य है, क्योंकि इनका गठन संसदीय अधिनियम के तहत हुआ है, और जिसका गठन संसदीय अधिनियम के तहत होगा, स्वाभाविक है वो सब अन्य प्राधिकारी के तहत आएंगे, और जो अन्य प्राधिकारी के तहत आएंगे वो सब के सब राज्य कहलाएंगे। अब एक चीज सोचो, फिर एक प्रश्न, जब राज्य की बात करते हैं हमेशा तो यह कहा जाता है कि अनेक ऐसे निगम की बात करें जो राज्य के एजेंसी है, वो भी राज्य है। कहा जाता है निगम या निकाय जो भी राज्य के जो राज्य के एजेंसी हैं वह भी राज्य है। हमेशा ध्यान दो, कोई भी निगम हो या निकाय हो जो राज्य के एजेंसी है वह भी राज्य के तहत आता है। लेकिन एक प्रश्न उठा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मानक निर्धारित किया है जिसके आधार पर निर्धारित होता है कि राज्य की एजेंसी है या नहीं है। इसका मतलब यह है कि राज्य की एजेंसी के निर्धारण के लिए न्यायालय द्वारा कुछ मानक निर्धारित किए गए। फर्स्ट, हमेशा ध्यान दो,
राज्य के एजेंसी के निर्धारण के लिए न्यायालय द्वारा कुछ मानक निर्धारित किए गए। पहले क्या कहा गया था? निगम या निकाय जो राज्य के एजेंसी हैं वह भी राज्य हैं। हमेशा ध्यान दो इस बात को। लेकिन राज्य की एजेंसी के निर्धारण के लिए न्यायालय ने कुछ मानक निर्धारित किया है, जिसके आधार पर निर्णय लिया जाता है कि कौन राज्य की एजेंसी है या कौन नहीं है, कौन सा निगम राज्य की एजेंसी है और कौन सा निगम या निकाय राज्य की एजेंसी नहीं है। यह कैसे निर्धारित होगा? यह कैसे हम निर्णय लेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मानक निर्धारित किया। नंबर 1 की बात करें, क्या निकाय की संपूर्ण पूंजी राज्य द्वारा दी गई है? नंबर 1, क्या निकाय की संपूर्ण पूंजी राज्य द्वारा प्रदान की गई है? पहला प्रश्न, क्या निकाय पर राज्य का नियंत्रण है? क्या निकाय राज्य के सार्वजनिक कार्यों का संपादन करती है? पूरी बात ध्यान देना इस बात को। अब तक तुम ये पढ़ रहे थे क्या राज्य है और क्या राज्य नहीं है, लेकिन हमेशा ध्यान दो, प्रश्न ये उठा कि राज्य की जितनी एजेंसियां हैं वो सब राज्य कहलाती हैं। हमेशा ध्यान दो, तो प्रश्न कोई भी निगम या निकाय वो सब राज्य हैं यदि वह राज्य की एजेंसी है। तो प्रश्न ये उठा कि राज्य की एजेंसी है, ये कैसे निर्धारित होगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मानक निर्धारित किए कि वह कोई भी निकाय राज्य की एजेंसी है या नहीं है, इसके लिए मानक निर्धारित किया। नंबर 1, क्या निकाय की संपूर्ण पूंजी राज्य द्वारा प्रदान की गई है? ध्यान दो, यदि निकाय की संपूर्ण पूंजी राज्य द्वारा दी गई है तो निकाय राज्य की एजेंसी है और राज्य है। पर यदि निकाय की पूंजी राज्य द्वारा नहीं दी गई है तो वो निकाय राज्य की एजेंसी नहीं होगा, परिणामतः वो निकाय राज्य भी नहीं होगा। दूसरी चीज, क्या निकाय पर राज्य का नियंत्रण है? और तीसरी बात, क्या निकाय राज्य के सार्वजनिक कार्यों का संपादन करती है या नहीं करती है? ये 3 बातें ध्यान दो इस बात को। कोई भी निकाय या निगम राज्य की एजेंसी है या नहीं है, निर्धारित करने के 3 आधार हैं। क्या निकाय की संपूर्ण पूंजी राज्य द्वारा प्रदान की गई है? नंबर 2, क्या निकाय पर राज्य का नियंत्रण है? नंबर 3, क्या निकाय राज्य के सार्वजनिक कार्यों का संपादन करती है या नहीं करती है? ये 3 निकाय हैं। यदि ये तीनों निकाय में आंसर हां है तो राज्य है, यदि आंसर नहीं है तो राज्य नहीं है। पर एक प्रश्न उठा, जब सारी बातें हो गई तब पुनः एक प्रश्न उठता है कि एक हो जाए तब हो जाएगा। नो, बिल्कुल, तो पार्टनरशिप हो जाएगी। अब एक बात याद रखना हमको, फिर एक प्रश्न उठा कि ठीक है, हम राज्य की बात तो कर ली है और अनेक ऐसी संस्थाएं जिनको लेकर डिबेट शुरू हुआ। फॉर एग्जाम्पल, एयरपोर्ट अथॉरिटी वो राज्य है, सरकार के अनेक निगम वो राज्य है, क्योंकि उनकी पूंजी पर राज्य का नियंत्रण होता है। पर प्रश्न ये है, प्राइवेट एयरपोर्ट राज्य है या नहीं है? हमेशा ध्यान दो, प्राइवेट एयरपोर्ट राज्य है या फिर नहीं है? बेशक प्राइवेट एयरपोर्ट सार्वजनिक कार्य का संचालन करता है, जो राष्ट्र राज्य का कार्य है,
लेकिन प्राइवेट एयरपोर्ट राज्य नहीं है, क्योंकि प्राइवेट एयरपोर्ट पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता, उसमें सरकार की पूंजी नहीं लगी होती है, इसे यह कहा जाता है। तो अगला प्रश्न यह उठा कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं वो राज्य है या फिर नहीं है। एक याद रखना, जो विश्वविद्यालय है यदि उस विश्वविद्यालय को फंडिंग राज्य करता है, नियंत्रण राज्य का है और राज्य के आदेशों का अनुपालन करता है, राज्य के कार्यों का अनुपालन करता है, तो विश्वविद्यालय राज्य है। फॉर एग्जाम्पल जेएनयू एक राज्य है, दिल्ली विश्वविद्यालय एक राज्य है। क्यों राज्य है? क्योंकि उन विश्वविद्यालयों में फंडिंग कौन देता है? राज्य। नियंत्रण किसका है? राज्य का। कर्मचारियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य करता है। कर्मचारियों को वेतन कौन देता है? राज्य करता है। और विश्वविद्यालय सरकार के उद्देश्यों को पूरा करते हैं, इसलिए विश्वविद्यालय एक राज्य है। हमेशा ध्यान देना इस बात को। लेकिन अनेक ऐसे संस्थाएं हैं जिन्हें राज्य फंड नहीं देता, राज्य रेगुलेट नहीं करता, लेकिन सरकार के उद्देश्यों को पूरा करते हैं। पर उसको लेकर डिबेट है कि वो राज्य है या फिर नहीं है। तो अगला प्रश्न ये उठा कि न्यायपालिका राज्य है या फिर नहीं है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, न्यायालय राज्य है या नहीं है, इसको लेकर बहस छिड़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा डिसीजन दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि न्यायालय राज्य है, लेकिन न्यायालय के विरुद्ध रिट जारी नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि न्यायालय एक राज्य है। हमेशा ध्यान दो, न्यायालय एक राज्य है। क्यों न्यायालय एक राज्य है? कि न्यायालय को पूरी फंडिंग राज्य करती है, लेकिन न्यायालय के विरुद्ध रिट जारी नहीं की जा सकती। हमेशा ध्यान दो, जबकि अन्य जो राज्य हैं उनके विरुद्ध रिट जारी की जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि न्यायालय राज्य है, किंतु न्यायालय के विरुद्ध रिट जारी नहीं की जा सकती। एक बात याद रखना है कि एक बड़ा इश्यू यही उठा कि मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध एक गारंटी है। मौलिक अधिकार व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार व्यक्ति की सुरक्षा राज्य से करते हैं। पर एक प्रश्न कि जब मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो हमेशा ध्यान दो इस बात को, मौलिक अधिकार वर्सेस कानून या विधि। वर्सेस विधि, या हम कानून की बात करें। एक बात याद रखना है, कितनी अच्छी बात है याद रखना इस बात को कि मौलिक अधिकार वर्सेस विधि या कानून। क्या कानून मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकता है कि नहीं कर सकता? क्या कानून मौलिक अधिकारों से संगत हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इसको लेकर डिबेट है। और क्या कमाल का भारतीय संविधान कहता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद हम 13 की बात करें, हमेशा ध्यान दो इस बात को, यह अनुच्छेद जो 13 है यह मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। हमेशा
13 के खंड 1 में क्या कहा गया है, इसको ध्यान से समझना है इस बात को। ये जो अनुच्छेद 13 है, ये मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। तो अनुच्छेद 13 के 1 में क्या कहा गया है? 13 के 1 में कहा गया है कि संविधान लागू होने से पहले निर्मित सारे कानून जो मूल अधिकारों से असंगत हैं, पूरी बात ध्यान देना, जो मूल अधिकारों से असंगत है, पहली चीज वो सब के सब शून्य हो जाएंगी, और उस सीमा तक शून्य हो जाएंगी जिस सीमा तक असंगत है। हमेशा जान दो। तो 13 के 1 क्या कहता है? संविधान लागू होने से पूर्व, संविधान लागू होने से पूर्व निर्मित सभी कानून जो संविधान लागू होने से पूर्व निर्मित सभी कानून, ध्यान देना इस बात को, जो मूल अधिकारों से असंगत हैं, वह शून्य हो जाएंगे। पहली बात, 13 का खंड 2 क्या कहता है? 13 का खंड 2 ये कहता है, कोई भी विधि जो मूल अधिकारों से असंगत है उस सीमा तक शून्य हो जाएगी जिस सीमा तक असंगत है। कोई विधि जो मूल अधिकारों से असंगत है उस सीमा तक शून्य हो जाएगी जिस सीमा तक असंगत है। और 13 का खंड 3 क्या कहता है? विधि की व्याख्या व्यापक रूप में। एक बात याद रखना है, आपको इसके चक्कर में नहीं पड़ना है कि 13 के 1 हम रट जाए, 13 के अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया, 13 के खंड 3 में क्या कहा गया, ये रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपीएससी ये चीज नहीं पूछेगा। बस मैं आपको समझाने के लिए इस आर्टिकल का प्रयोग कर रहा हूं। पूरी बात ध्यान देना इस बात को। मौलिक अधिकार वर्सेस विधिया कानून, तो अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। तो प्रश्न ये उठा, ये किस आधार पर कहा जा सकता कि हमेशा ध्यान दो कि अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है, ये किस आधार पर कहा जा सकता है? तो संविधान क्या कहता है? 13 के खंड 1 का क्या कहा गया है? 13 के खंड 1 कहता है कि संविधान लागू होने से पूर्व निर्मित वो सभी कानून, जब संविधान लागू हुआ उससे पहले जो भी कानून निर्मित थे, वो सारे कानून यदि मौलिक अधिकार से असंगत हैं तो सब के सब शून्य हो जाएंगे। हमेशा ध्यान दो, निष्क्रिय हो जाएंगे। पहली चीज, हमेशा ये कहता है शून्य हो जाएंगे या निष्क्रिय हो जाएंगे। दूसरी चीज, 13 का खंड 2 क्या कहता है? कोई विधि जो मूल अधिकारों से असंगत है उस सीमा तक शून्य हो जाएगी जिस सीमा तक असंगत है। इसका मतलब यह है, एक बात याद रखना है, इसका मतलब क्या चीज है? इसका मतलब यह है कि सरकार ऐसी कोई कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों को छीन ले। हमेशा ध्यान दो, सरकार ऐसे कोई कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों को छीन ले। और 13 का खंड 3 क्या कहता है कि विधि की बहुत व्यापक व्याख्या की गई है, और विधि में कानून
अधिसूचना, उपदेश, अध्यादेश, ये सब कुछ विधि के तहत आता है। अधिसूचना, अध्यादेश, उपदेश, इसका मतलब यह है कि अध्यादेश, उपदेश और अधिसूचना के द्वारा यदि मौलिक अधिकारों को सीमित किया जाता है तो उस सीमा तक शून्य हो जाएगा जिस सीमा तक उसे सीमित किया जाता है। अब एक बात याद रखना है, ये तीन बातें, अब अनुच्छेद हम 13 की जब बात करते हैं तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? हमेशा अनुच्छेद 13 का निहितार्थ क्या है? ये जो अनुच्छेद 13 है का निहितार्थ क्या है? निहित अर्थ क्या है? यदि इसके निहितार्थ की बात करें, इसका मतलब यही है कि सरकार ऐसे कोई कानून का निर्माण नहीं कर सकती जो मौलिक अधिकारों को सीमित करता हो। इसका अर्थ ये, सरकार ऐसे कानून का निर्माण नहीं कर सकती जो मूल अधिकारों को छीनता हो। हमेशा निर्णय कौन लेगा कि सरकार के द्वारा निर्मित कानून मौलिक अधिकारों को छीनते हैं? तो संविधान कहता है कि निर्णय लेने का अधिकार न्यायालय के पास है। अतः न्यायालय यह निर्णय लेगा कि किस विधि से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि न्यायालय को यह जिम्मेदारी दे दी गई ताकि न्यायालय निर्णय ले कि किन अधिकारों, कानून से और किस विधि से व्यक्ति के मौलिक अधिकार सीमित होते हैं। अब एक चीज ध्यान दें इस बात को, निहितार्थ है, लेकिन जब अनुच्छेद 13 की बात करेंगे, निहितार्थ की बात, तो अनुच्छेद 13 में तीन बातें इंगित होती हैं। तेरह से तीन बातें इंगित होती हैं। हमेशा ध्यान दो, अनुच्छेद 13 से तीन बातें इंगित होती हैं। नंबर 1, पृथक्करणिता का सिद्धांत। नंबर 2, आच्छादन का सिद्धांत। और नंबर 3 क्या जाता है? अधित्याग का सिद्धांत। द डॉक्ट्रिन ऑफ सर्विलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स और डॉक्ट्रिन ऑफ वीवियर। तीन बात याद रखना है, ध्यान से सुने इस बात को। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 से तीन बातें इंगित होती हैं। पहली बात क्या है? अनुच्छेद 13 क्या कहता है? ध्यान देना, 13 की ये कहता है कि संविधान के लागू होने से पहले निर्मित तो सारे कानून निष्क्रिय हो जाएंगे जिससे मूल अधिकार सीमित होते हैं। नंबर 2, 13 का 2 क्या कहता है? यदि कोई भी विधि मौलिक अधिकारों को सीमित करती है तो उस सीमा तक शून्य हो जाएगी जिस सीमा तक सीमित करती है या असंगत है। 13 का खंड 1 और 13 का खंड 2, तो दो बातें उठी। इसका मतलब यह कि वो सारे कानून निष्क्रिय हो जाएंगे जो मूल अधिकारों को सीमित करते हैं।
और नंबर 2, विधि उस सीमा तक शून्य हो जाएंगे जिस सीमा तक वो मूल अधिकारों से असंगत है या सीमित है। अब सब इसका मतलब ये अनुच्छेद 13 से 3 बातें इंगित होती हैं। नंबर 1, पृथक्करणिता का सिद्धांत, द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरिलिटी की बात करें। ध्यान दें इस बात को। इसका मतलब क्या चीज है? इसका मतलब ये है कि मान लिया जाए कोई कानून है, कानून के ए, बी, सी, डी और ई, ये 4 पार्ट हैं। तो अनुच्छेद 13 क्या, 13 का खंड 2 क्या कहता है? हमेशा कानून का वह भाग शून्य होगा जो भाग मूल अधिकारों के विरोध में जाता है या मूल अधिकारों को सीमित करता है। इसका मतलब है संपूर्ण कानून शून्य नहीं होगा, केवल वो कानून शून्य होगा, कानून का वह भाग शून्य होगा जो भाग मूल अधिकारों को सीमित करता है। मान लिया जाए उस कानून के 5 पार्ट है, ए, बी, सी और डी, ई। यदि ई पार्ट मौलिक अधिकारों को छीनता है तो केवल ई भाग शून्य होगा, यानी 4 भाग वैलिड रहेंगे। मान लिया जाए ये 2 भाग डी और ई मौलिक अधिकारों को छीनते हैं तो ये 2 पार्ट शून्य हो जाएंगे, 3 पार्ट जीवित रहेगा। इसे कहते पृथक्करणिता का सिद्धांत। तो कानून का जो पार्ट मूल अधिकारों को सीमित करता है केवल वह पार्ट शून्य होगा, संपूर्ण पार्ट शून्य नहीं होगा। तो प्रश्न क्या उठा? हमेशा ध्यान दो, संविधान कहता क्या है? मान लिया जाए, ध्यान सुनना इस बात को, मान लिया जाए ए, बी, सी, डी और ई की बात करें। इसको ध्यान से समझना इस बात को। ये 4 पार्ट हैं, ए, बी, सी, डी और ई की बात करें। मान लिया जाए ये 2 पार्ट की बात करें, 2 पार्ट मौलिक अधिकारों को सीमित करते हैं तो ये दोनों शून्य हो जाएंगे, पर 3 पार्ट बचा रहेगा। लेकिन यदि ये 3 पार्ट, ध्यान दो, ये 2 महत्वपूर्ण पार्ट शून्य हो गए और इनके बिना इस 3 पार्ट की महत्ता खत्म हो गई, तो उस स्थिति में ये पूरा का पूरा कानून शून्य हो जाएगा। पूरी बात ध्यान देना, कानून के केवल एक भाग शून्य होता है, संपूर्ण कानून नहीं। पर एक विषम परिस्थिति, अपवाद स्वरूप स्थिति में संपूर्ण कानून शून्य होगा, जब कानून का मान लिया जाए 2 पार्ट मौलिक अधिकारों को सीमित करते हैं तो ये दोनों शून्य हो जाएंगे। और इनके शून्य होने से ये जो कानून के 3 पार्ट हैं ये अपनी महत्ता खो दें, तो उस स्थिति में ये पूरा का पूरा कानून शून्य हो जाएगा। अन्यथा कानून का जो पार्ट मौलिक अधिकारों को सीमित करता है केवल वह पार्ट शून्य होगा। अब ध्यान देना इस बात को। अमेरिका में क्या होता है? अमेरिकी संविधान में रूल है, ए, बी, सी और डी की बात करें। अमेरिकी संविधान में नियम है कि जो पार्ट मौलिक अधिकारों को शून्य करता है केवल वह शून्य नहीं होगा, पूरा का पूरा कानून शून्य हो जाएगा। ध्यान दिया, भारत में क्या है कि ये पार्ट डी मौलिक अधिकारों के विरोध में है तो पार्ट डी शून्य हो जाएगा। 3 पार्ट ए, बी और सी बने रहेंगे, संपूर्ण कानून शून्य नहीं होगा। पर अमेरिकी संविधान में रूल क्या है कि कोई भी पार्ट मौलिक अधिकारों के विरोध में है तो संपूर्ण कानून शून्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका का मत है, अमेरिकी संविधान का मत है कि ए का प्रभाव बी पर पड़ता है, बी का प्रभाव सी पर पड़ता है और सी का प्रभाव डी पर पड़ता है। अर्थात कानून के जितने पार्ट हैं हर पार्ट पर दूसरे का प्रभाव अवश्य पड़ता है। यदि पार्ट डी मौलिक अधिकारों को सीमित करता है तो निश्चित रूप से ए, बी और सी ये तीनों मौलिक अधिकारों को सीमित करेंगे। इस अमेरिकी संविधान में रूल है कि पूरा का पूरा कानून क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अर्थात अमेरिकी संविधान में पृथक्करणिता का सिद्धांत लागू नहीं है। ध्यान देने इस बात को। दूसरा, आच्छादन का सिद्धांत की बात करें। आच्छादन के सिद्धांत का मतलब 13 का खंड 1 क्या कहता है? 13 का खंड 1 कहता है, ध्यान देना, 13 का खंड 1 कहता है कि संविधान के लागू होने से पहले वो सारे निर्मित कानून निष्क्रिय हो जाएंगे जो मूल अधिकारों के विरोध में है। इसका मतलब है कि उन कानूनों पर मौलिक अधिकार का प्रभाव बढ़ जाएगा। इसका मतलब है मौलिक अधिकार उन कानूनों को आच्छादित कर लेंगे। इसका मतलब है
वो कानून का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। वो कानून बने रहेंगे पर उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वो कानून निष्क्रिय हो जाएंगे। ये आच्छादन का सिद्धांत कहता है। और अधित्याग का सिद्धांत, द डॉक्ट्रिन ऑफ बिहेवियर, डॉक्ट्रिन ऑफ बिहेवियर की बात करें, ये क्या कहता है? कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों को छोड़ नहीं सकता। अब सोचो, कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों को छोड़ नहीं सकता, तो क्यों नहीं छोड़ सकता? क्या कारण है? क्या होना चाहिए? तो क्या कमाल की बात है संविधान कहता है। पूरी बात ध्यान देना। कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों को छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि मौलिक अधिकार व्यक्ति के विकास के साथ साथ समाज के विकास के लिए भी आवश्यक है। यदि एक व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों को छोड़ता है तो कहीं ना कहीं समाज का विकास भी बाधित हो जाएगा। दूसरी चीज संविधान क्या कहता है, ध्यान देना। दूसरी बात संविधान क्या कहता है कि ये जो मौलिक अधिकार है, ये राज्य का कर्तव्य है। ये राज्य का कर्तव्य है। और हमेशा ध्यान दो, राज्य अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता। इस राज्य अपने कर्तव्य को बनाए रखने के लिए किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकार छोड़ने से रोकता है। और तीसरी बात संविधान क्या कहता है? हमेशा संविधान ये कहता है कि भारत की अधिकांश जनता अशिक्षित है। उन्हें यह नहीं पता कि मौलिक अधिकार उनके लिए कितना आवश्यक है। इसलिए उनके विकास के लिए न्यायालय हमेशा उनके विरुद्ध भी संरक्षण प्रदान करेगा मौलिक अधिकार का। एक बात याद रखना है, इसे अधित्याग के सिद्धांत की बात किया जाए तो कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों को छोड़ नहीं सकता। उसके पीछे 3 रीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्यों नहीं छोड़ सकता। नंबर 1 कि मौलिक अधिकार व्यक्ति के विकास के साथ साथ समाज के विकास के लिए भी आवश्यक है। यदि व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों को छोड़ता है तो इनडायरेक्ट रूप में समाज का विकास भी बाधित हो जाएगा। इस राज्य की नैतिक जिम्मेदारी है कि समाज के विकास के प्रति प्रतिबद्ध बना रहे। इससे समाज के विकास के लिए किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकार छोड़ने नहीं देता है राज्य। दूसरी चीज हमेशा ध्यान दो, राज्य का कर्तव्य मौलिक अधिकार देना, और मौलिक अधिकारों को छोड़ने का अर्थ है राज्य को कर्तव्य से विमुख करना। इस राज्य अपने कर्तव्य से कभी भी विमुख नहीं हो सकता। और तीसरी चीज, भारतीय समाज का अधिकांश लोग अशिक्षित हैं। उन्हें यह नहीं पता कि मौलिक अधिकार उनके लिए कितना उपयोगी है। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, बचपन में एक छोटा बच्चा देखा होगा, दवा लेना नहीं चाहता, दूध पीना नहीं चाहता, वो दूध फेंक देता है। पर माँ बाप को ये पता है कि दूध उस बच्चे के लिए कितना जरूरी है। ऐसे देखा होगा, माँ बाप किसी भी हाल में उस बच्चे को दूध पीने के लिए बाध्य कर देते हैं। दूध पीना उस बच्चे का मौलिक अधिकार है ताकि उस बच्चे का विकास हो। यदि बच्चा रोता भी है, दूध पीना छोड़ना भी चाहता है, तो माँ बाप से दूध पीने से छोड़ने से मना करते हैं, क्योंकि बच्चे को यह नहीं पता कि दूध उसके लिए कितना जरूरी है। उसी तरह मौलिक अधिकार व्यक्ति के लिए कितना आवश्यक है, यह व्यक्ति को नहीं पता है, यह राज्य को पता है। इसलिए न्यायालय ने यह कहा कि व्यक्ति के विरुद्ध भी न्यायालय संरक्षण प्रदान करता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों को छोड़ नहीं सकता। इस प्रकार देखा जाए, जब मौलिक अधिकारों की बात उठी, अनुच्छेद 13 की बात उठी, तो 3 बातें इंगित हुई। नंबर 1 पृथक्करणीयता का सिद्धांत, नंबर 2 आच्छादन का सिद्धांत, और नंबर 3 अधित्याग का सिद्धांत। इस प्रकार देखा जाए, अब तक हम लोग क्या देख चुके हैं? मौलिक अधिकार। दूसरी बात, संविधान सभा ने क्यों स्वीकार किया। तीसरी बात, संविधान में क्यों शामिल किया गया। चौथी बात, हमेशा ध्यान दो कि युक्त प्रतिबंध की बात क्यों की गई। अतः मौलिक अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। अंत में देखा जाए, हम लोग ये बात किए कि अनुच्छेद 13 क्या कहता है, उसका निहितार्थ क्या है, और उससे कौन कौन सी बातें इंगित होती हैं। हमने राज्य की परिभाषा की बात की कि राज्य का अर्थ क्या है। ये तो मौलिक अधिकार की कहा जाता है पृष्ठभूमि है। अब हम मौलिक अधिकारों की बात करेंगे तो अनुच्छेद 14 से
हम लोग कल मौलिक अधिकार की बात करेंगे। और एक बात याद रखना है कि संविधान को आप करंट से इंटरलिंक करो, करंट से जोड़ो, तभी अंक पाए जा सकते हैं। क्योंकि एनालिसिस पूछता है यूपीएससी, और रट करके हम सभी प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकते। थैंक यू।